सादर नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सतीश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द सतीश विश्वकर्मा शो में। दोस्तों, भारत की संसद में कुछ दिन पहले एक हंगामा देखने को मिला। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के एक बयान को, जो कि छोटा सा उसका टुकड़ा काट करके, एक लंबे बयान को एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ छोटा सा हिस्सा काट करके एक विवाद पैदा किया जा रहा है, एक खाई पैदा की जा रही है समाज में, जिसे कह सकते हैं कि अपने आप को कांग्रेस जो है वो अम्बेडकर हितैषी बता करके श्रद्धेय बाबा साहब को सम्मान दिलाने की बात जो कर रही है, वो कभी भारत के संविधान रचयिता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको सम्मान अपनी सरकार में तो कभी नहीं दे सकी। और वो जो वर्तमान में सरकार है वो बाबा साहब को लगातार सम्मान देती आ रही है, ये बात उससे पच नहीं रही है। तो वो कहीं ना कहीं छोटे से इस बयान का जो हिस्सा है उसको काट करके बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, जो संविधान के निर्माता को मानने वाले लोग हैं, उनको ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस जब भी सरकार में रही है तब तब बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आप लोगों को, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें नेट में अवेलेबल है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। मैं भी रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ और बहुत ढेर सारे पन्ने मैंने इकट्ठे किए हैं। आज से जो है 1952 में एक बात थी कि 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर जी जब चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब जो है महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे, वो लोकसभा का चुनाव था, और उसमें जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री में देश की पहली अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे वो। तो कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। और अम्बेडकर नेहरू सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ से इस्तीफा दे दिया। एक साल के बाद जब देश में आम चुनाव हुआ और अम्बेडकर जी ने भी इसमें हिस्सा लिया, उनकी पार्टी ने चुनाव में 35 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें सिर्फ 2 लोग ही जीत पाए थे। और डॉक्टर अम्बेडकर को भी खुद उत्तरी मुंबई सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। जानते हैं कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन था? आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, वो जो अम्बेडकर जी को हराया था, वो NS काजोलकर जी हैं, जिन्होंने अम्बेडकर के हराया था और अम्बेडकर के वो परम सहयोगी भी रहे हैं। तो सोचिए कांग्रेस किस हद तक जाती है और बाबा साहब को हराने के लिए किस तरह से वो साजिश रचती है। बाबा साहब जी ने उस चुनाव में 1,23,576 वोट पाए थे और काजोलकर जी ने 1,37,950 वोट से। बाद में कांग्रेस ने कहा कि अम्बेडकर, जो अपने सफाई में कहा कि अम्बेडकर जी सोशल पार्टी का साथ दे रहे थे, इसलिए उनके विरोध के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर कांग्रेस ने 1954 में बंडारा लोकसभा के लिए उपचुनाव में भीमराव अम्बेडकर को फिर से हराया। तो ये जो बात कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, वो कांग्रेस, उसके चाल और चरित्र में कहीं ना कहीं जो है गहरी खाई नजर आती है। और कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसका अनुपालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देश में जो संविधान है उस पर जो है अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सुविधा अनुसार अपनी विभिन्न सरकारों में, उनके विभिन्न सरकारों के मुखियाओं ने विभिन्न प्रकार के बयान दिए। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, मेरे पास ये सब है, आप रिकॉर्ड में भी जाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी ने कि अगर संविधान के रास्ते के बीच में आ जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मतलब उन्होंने संविधान को कोई ज़्यादा वरीयता नहीं दी, उसके लेख के डॉक्टर बी अम्बेडकर जी के लेख में कोई वरीयता जो है उनको नहीं की। अगर कहा कि अगर संविधान बदलना चाहिए तो बदलना चाहिए। फिर संविधान के सिद्धांतों को कुचलते हुए इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार में इमरजेंसी लगाई 1975 में। मुस्लिम
महिला कानून ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया, संविधान के ही फैसले को तो बदला। पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब पार्टी के अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, उन्होंने ये बयान दिया था कि सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। अब वो जो संविधान है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है कि जनता के प्रति जवाबदेह होगी। और कैबिनेट के निर्णय को जो है मीडिया के सामने राहुल गांधी जी जो है एक बार फाड़ दिए थे। आप लोगों ने देखा होगा संसद में, ये सब वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। तो ये तो कांग्रेस है, बाबा साहब का जो सम्मान की बात करती है। आज जो उनका फोटो लेकर के संसद के पटल पर और फिर संसद के बाहर जो है उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया, या कह सकते हैं हल्ला हो किया। तो एक समय था कि जो संसद भवन का सेंट्रल हॉल है उस पर बाबा साहब की एक फोटो तक नहीं लगने दी, एक फोटो तक नहीं लगने दी। उसके लिए उन्होंने बड़ा विरोध खड़ा किया। फिर आप बात करते हैं, मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि वो जब बाबा साहब को उपयोग करना चाहते हैं तो उनकी फ़ोटो को हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन जब फ़ोटो खिंचाने की बात होती है तो बाबा साहब का फ़ोटो जो है ज़मीन पर रख कर जो है, ये बीच में राहुल गांधी हैं और वे ज़मीन पर रख कर के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इतना बाबा साहब का सम्मान ही कर रही है। आज इतने सब चीज़ों के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो श्रद्धेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो सम्मान दिया है, वो कहीं ना कहीं आप सभी को पढ़ना चाहिए। और कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है B.R. अम्बेडकर के लिए, श्रद्धेय बाबा साहब के लिए जो सम्मान दिया। अब आपको एक विषय के रूप में बता दूं कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बारी आई, जब आवाज़ उठी कि भारत रत्न बाबा साहब को देना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है स्वयं अपने आप को पहले जो है उन्होंने अपनी ही सरकार में अपने को ही कह सकते हैं भारत रत्न दिया। फिर दोबारा जब बाबा साहब को अब सम्मान मिलने की बारी आई तो फिर आवाज़ उठी कि बाबा साहब को कहीं ना कहीं भारत रत्न देना चाहिए। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो बाबा साहब के लिए जब मांग हुई तो इंदिरा गांधी ने स्वयं को जो है भारत रत्न दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर तीसरी बार जब बाबा साहब को जो सम्मान देने की बात आई तो फिर जो है इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें भी आवाज़ उठी कि उनको दिया जाए। तो उन्होंने अपने पति को दिया, अपने पति को जो है सम्मान दिया, अपने पति को जो है कह सकते हैं कि भारत रत्न दिया। तो ये जो कंपैरिजन है, ये तुलना है। फिर आपको पता है कि बाबा साहब को कब जो है भारत रत्न मिला पहली बार? बाबा साहब को बीपी सिंह की सरकार में 1989 को जब सरकार बनी, वो भी भाजपा समर्थित पार्टी की सरकार जब बनी, तब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार मिला है। आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये है कांग्रेसी की चाल चरित्र। और इनके जो है, अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बाबा साहब के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। सबसे पहला तो आपको बता दूं कि जो आप लोग मोबाइल पे, फ़ोन पे, गूगल पे जो चलाते हैं, उसका जो बेस है, जो उसका आधार है, उसका नाम जो दिया गया, सबसे पहले उसका नाम दिया गया भीम ऐप। भीम, वो भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर दिया गया। तो आपको तो पहले ये जान लो, जो हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे पेमेंट करते हैं, उसका आधार है भीम ऐप। भीम ऐप से ही सारे ऐप जो है बने हुए हैं। दूसरी बात, बाबा साहब के जीवन काल को पूरी तरह से नाम देने का काम कि बाबा साहब की जो ये समर्पण है, बाबा साहब के प्रति समर्पण है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचतीर्थ नाम का जो है वो एक कह सकते हैं इमारतें बनवाई। पंचतीर्थ क्या है? पंचतीर्थ ये है कि जहाँ बाबा साहब पैदा हुए, मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महू में, वहाँ पर बाबा जी का जन्म स्थान था। वहाँ पर महू में उनकी जन्मस्थली बनाई गई, तो उसको विकसित कराया गया। पंचतीर्थ में पहला तीर्थ ये है। दूसरा, शिक्षा भूमि, बाबा साहब जहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए,
जहाँ पर अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण काल पर रहे जहाँ उन्होंने शिक्षा लंदन में प्राप्त की, वहाँ पर भारत सरकार ने उस लंदन की भूमि को परचेज किया, खरीदा, और खरीदने के बाद वहाँ पर द्वितीय पंचतीर्थ में से दूसरा स्थान को वहाँ पर डेवलप कराया। तीसरा, दीक्षा भूमि। बाबा साहब जहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाए, जहाँ पर दीक्षा ली, वहाँ पर बाबा साहब ने वहाँ नागपुर में जिसका स्थान है, वहाँ पर भी एक स्थान जो है बाबा साहब के नाम पर बनाया गया। चौथा जो है परिनिर्माण, महापरिनिर्माण भूमि, जहाँ पर बाबा साहब ने अपने प्राण त्यागे, जहाँ उनका निधन हुआ, वहाँ पर भी एक तीर्थ का नाम जो है दिया गया। फिर उसके बाद चैत्य भूमि, बाबा साहब का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ पर भी एक कह सकते हैं कि तीर्थ बनाया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ का नाम दिया गया। तो आप जान सकते हैं कि या समझ सकते हैं कि बाबा साहब के नाम से कौन सी सरकार क्या की। आज बहुत सारे तुलनात्मक विषय हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री की सोच इतनी सूक्ष्म है, छोटे छोटे विषयों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे विषयों को समझते हैं। सबसे पहले आपको बैंक में जाने का अधिकार तक नहीं था, खाता तक नहीं खुलता था बिना 1000-2000 रुपए के। लेकिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी को जीरो बैलेंस अकाउंट से जनधन खाता खुलवाया, और उस खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट टू बैंक विभिन्न योजनाओं के पैसे मिलते हैं। इसका लाभ ये हुआ, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उजाला योजना के तहत मुफ्त बिजली हो, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन हो, गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, राम मंदिर, और वाराणसी में जो शिव मंदिर हमारा बना हुआ है, महाकाल का मंदिर बना हुआ है, उसमें अनुसूचित ज़्यादातर जो कारीगर थे वो अनुसूचित जाति समाज के ही थे। उनके साथ उनको जो है पुष्प वर्षा करना, उन पर उनके साथ बैठकर फोटो खिंचवाना, उन्हें पूर्णतः सम्मान देना कि इस मंदिर को बनाने में आपका पूरा योगदान रहा है, उन्हें गर्व की अनुभूति कराना कि हाँ, हम भी इस देश के और इस समाज के हिस्से हैं। 2019 में जब कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ था, तो उसमें सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस तरह की सोच रखता है? अरे करता है, अरे करने की तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए तुलना स्वयं करें, कौन अपना है कौन पराया है, इसका कंपैरिजन स्वयं करें, और ऐसे ढोंगी कांग्रेसियों से बचें। और जो वर्तमान में सरकार है, जो बाबा साहब के लिए पूरी तरह से संवेदनापूर्ण है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो पूर्णतः सम्मान देती है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और साधुवाद करते हुए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग, जो मैंने आज ये रिसर्च की है, आप भी अपने गूगल पर जाइए, फ़ोन पे जाइए और इस सभी चीज़ों का रिसर्च करिए। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें गलत हों, तो आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन स्वयं फैसला लेना है कि कौन बाबा साहब को अपना मानती है और कौन बाबा साहब के अपने विचारों को मानती है, कौन बाबा साहब के विचारों पे पैर रख करके कुचलते हुए आगे बढ़े हैं। इसकी तुलनात्मक व्यवस्था आपको करनी है, फैसला आपको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।